तो हेलो बच्चों, नमस्कार। हम वापस से आ गए हैं आपको पढ़ाने, आपको बोर करने, चाहे आप जैसा भी माने। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का टॉपिक था, उसका पार्ट 1 किया था, जहाँ पर हमने आपको उसका यूज़ बताया था, उसका बेसिक टाइप बताया था। देखिए बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो थोड़े शॉर्ट बनाए जाएं ताकि आप लोग देख सकें, आप लोग बोर ना हो। तो हर वीडियो को कोशिश किया जाएगा 10-10 मिनट के पार्ट्स में बनाया जाए, भले ही कितने भी पार्ट्स हो जाएं। और धन्यवाद आप सभी को। हम 880 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो दूसरा चैनल है आईमेट फाउंडेशन 2.0, जहां पे हम 12th के सिलेबस डाल रहे हैं, वहां भी हमने 50 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। तो आइए चलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। और आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉज। इन लॉज नहीं बच्चों, लॉज। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो सके, आप पूरा देख सकें, समझ सकें। चलिए चलते हैं। सबसे पहला लॉ जो आपको पढ़ना है, थोड़ा यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चों पहले लॉ का नाम? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, आपको लॉ के साथ साथ ये भी जानना है कि इसको दिया किसने था। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज आपके क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वही चीज कहता है जो आप सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मास है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना ही बनाया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म किया जा सकता है, बट क्या किया जा सकता है? कुछ तो किया जा सकता है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, नीचे लिख देते हैं, अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लेते हैं अगर हमने HCl लिया और NaNO3 लिया, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, और सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा 23 + 14 + 48, 83। तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 19.5 ग्राम। अब रिएक्शन के बाद ये बनाएगा NaCl + HNO3। तो इसका भी अगर आप टोटल मास निकालेंगे तो 119.5 ग्राम ही आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाहता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों का मास हमेशा सेम रहेगा। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नया प्रोडक्ट बने। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका रिएक्शन है चाय को बनाना, ठीक है। तो चाय बनने के पहले आपके पास दूध होगा, पानी होगा, चाय पत्ती होगा, चीनी होगा। तो आप उन सबका मास ले लीजिए और फिर चाय बनाने के लिए डाल दीजिए, उसको ढक के, ये इंपॉर्टेंट बात है। ढक के जब आप देखेंगे कि एक नई चीज बन चुकी होगी चाय, आप उसका भी वेट करेंगे तो बराबर आएगा, क्योंकि कोई नई चीज बन नहीं रही है, एक जगह से दूसरे जगह खाली ट्रांसफर हो रही है। तो ये सबसे पहला लॉ था जो कह रहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप इसको चाहे तो छाप सकते हैं या लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो आपके लिए आराम रहेगा। दूसरा लॉ जो है बच्चों, इसको यहां से रब कर देते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और ये किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय लोग कोई काम नहीं करते हैं, तो भारतीय लोग काम तो करते थे बच्चों, को लिखते नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई सैंपल बन रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे, कंपोजिशन
ऑफ एलिमेंट्स, ये बढ़िया मानकर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा फैल के लिख रहा है, इन अ सैंपल ऑलवेज रिमेन्स सेम। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि इसने कहा क्या, एक सेकेंड मार्कर का थोड़ा ढक्कन मिल जा रहा है। इन्होंने कहा कि एक कंपाउंड है, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है वो हमेशा बराबर होगा। जैसे कि अभी हमने चाय की बात की थी, तो हम क्या पढ़े हैं कि जब भी चाय बनाते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, शायद आपको दिख जाए कि अगर हमें 1 कप चाय बनानी है, 1 कप चाय, 1 कप टी, सॉरी, तो इसमें कैसे आपको समझाएं, मान लेते हैं प्योर दूध की बनाते हैं, तो 1 कप दूध, सब हिंदी में लिख रहे हैं बच्चों, आधा कप पानी, आधा कप छोड़िए 1/4 कप पानी, ठीक, 1 चम्मच चीनी, और 1/4 चाय पत्ती। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो 1/4 की जगह 1/3 डालते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट कंपोजिशन है। 1 कप चाय के लिए ये है। 1 कप से ज्यादा भी अगर हम चाय बनाएंगे, चाय की ही बात हो रही है, देखिए कंपाउंड नहीं चेंज करना, आपको ये बात ध्यान रखना है। कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सैंपल, इस सैंपल हमेशा सेम रहेगा, सैंपल चेंज नहीं होगा। 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप दूध, इतना पानी, इतना चम्मच चीनी और इतनी चाय पत्ती। अगर हम चाय बढ़ा दें, मान लेते हैं हमने 4 बनाई चाय, 4 कप, तो हर चीज में सिर्फ क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। पर बेसिक रेशियो क्या रहेगा, बेसिक रेशियो तो सेम रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1:4 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 1:4 या 1/3 रहेगा। तो इन्होंने कहा कि जब भी अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर कहीं कहीं आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा मिलता है। आप ये भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं। आई होप आपने छाप लिया होगा, लिख लिया होगा, मतलब सॉरी। अगला लॉ क्या कहता है बच्चों, अगले लॉ की बात करते हैं। थोड़ी सी गर्मी यहाँ पे है। तीसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने। अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर बात है, पर इसने कहा कि अगर एक कंपाउंड बन रहा है और एक से ज्यादा तरीकों से बन रहा है तो उसमें एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात। हमने कहा कि हम H2O बना रहे हैं, तो H2O एक तरीका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना दिया हमने, एक तरीका हमने सॉल्ट और एसिड और बेस से मिलकर बना दिया। तो जब भी H2O बनेगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, हमेशा बाई मास 2:1 रहेगा। मतलब अगर आप कहीं भी कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्यों फेमस होती है, कांस्टेंट टेस्ट के लिए। अब हमने कहा कि डेयरी मिल्क एक कंपाउंड है। अब डेयरी मिल्क जो है, डेयरी मिल्क का चॉकलेट जो है वो पूरे देश में कहीं भी बने, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बने, पर उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। कितनी चीनी, कितना दूध, कितना स्वीटनर, कितना जो भी मतलब डलता है, हमको बनाने नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि कितने भी तरीकों से आप बनाइए, जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का जिसमें वो डाला गया है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये दिया था जॉन डाल्टन ने। इसके बाद जो चौथा लॉ आता है
चौथा लॉ कहता है, थोड़ा सा इसको लिखा जाए, चौथा लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ, हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे गे-लुसैक्स लॉ तो एक और लॉ है जो आता है, बट कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का ये रेशियो। तो देखिए कहता है व्हेनेवर गैसेस कंबाइन दे डू सो, किसमें करेंगे बच्चों, इन वॉल्यूम्स, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है वॉल्यूम्स, और इंपॉर्टेंट बात विच बेयर a simple whole ratio number, simple whole ratio number to each other and to products if possible। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर कोई दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच एक फिक्स्ड रेशियो होगा, बट जब वो वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहा है, मतलब गैस में या लिक्विड में रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, हमने एक रिएक्शन करवाया CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। हमने कहा सब कुछ गैस है पर ये गैस नहीं। अब पहला काम हमें करना होगा रिएक्शन को बैलेंस, हमने ये किया तो ऑक्सीजन हो गया ये। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मीथेन के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और ऑक्सीजन के आगे कोफिशिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे नहीं है और वाटर के आगे है। तो वाटर तो लिक्विड है तो वैसे ही चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब भी गैस कंबाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे गैस कंबाइन कर रहे हैं तो ये किसमें करेंगे, वॉल्यूम में। इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम होगा, इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम होगा और इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम होगा, जो एक दूसरे से एक रेशियो में रिएक्ट करेंगे, जो कि यहाँ का कोफिशिएंट होता है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। तो अगर इसका 1 वॉल्यूम होगा तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, 2 वॉल्यूम, और ये बनाएगा कितना, 1 वॉल्यूम। तो गे-लुसैक्स लॉ ने यही बात कही कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगे वो किसमें करेंगे, वॉल्यूम में। देखिए वॉल्यूम लिखे हैं, मतलब लीटर में, मिलीलीटर में, और इनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा आपस में, और रेशियो वही होगा जो इसका कोफिशिएंट होगा। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। मतलब अगर इसका 1 वॉल्यूम मतलब 1 लीटर चाहिए होगा तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इसका 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर चाहिए होगा, और मिलके बनाएगा इसका 1 वॉल्यूम मतलब 1 लीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। यहां तक आई होप आपने लिख लिया। अब हम अगले पे बढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट लॉ है आज का। ज्यादा बोर न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम पूरी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जहां पे हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का मोल में बहुत ही बड़ा योगदान है। एवोगैड्रो ने क्या कहा, एवोगैड्रो ने कहा, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो रही थी इसलिए रोक दिया गया था। एवोगैड्रोस लॉ ने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इक्वल वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है और यहाँ कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम हुई तो, ऑफ ऑल गैसेस, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी, गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। देखिए इसके न्यूमेरिकल में इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें दिया होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, या तो टेम्परेचर प्रेशर सेम दे दिया होगा 273 केल्विन और 1 atm, या एसटीपी लिखा होगा। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे ही सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर आपको दे दिया, सेम टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, मतलब ये लॉ लगाएंगे, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर हमारे पास क्लोरीन है 2, ऑक्सीजन है 2, फ्लोरीन है 2, मीथेन है 2, पर सब क्या होने चाहिए, गैसेस होने चाहिए। तो अगर इसका कितना वॉल्यूम बच्चों, 2 वॉल्यूम, इसका भी 2 वॉल्यूम, इसका भी 2 वॉल्यूम और इसका भी 2 वॉल्यूम, और समझने के लिए हमें क्या चाहिए ये। तो अगर क्लोरीन का 2 वॉल्यूम 500 मॉलिक्यूल कंटेन करता है और इन सारे गैसेस को एसटीपी पे रखती है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो भी सेम हो गया, या तो हमने फिक्स कुछ दे दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, तो ये भी सबको सेम पे रखा गया है। तो 2 वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल इसके पास होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इसके, उतने ही मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल इसके और उतने मॉलिक्यूल इसके पास भी होंगे। ठीक, मतलब सबके पास कितने होंगे 500। अब हमको दे दिया कि फ्लोरीन जो है वो 5 मॉलिक्यूल है, 5 वॉल्यूम है मतलब। तो बताइए कि 5 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल। तो हमें पता क्या चला, क्योंकि हमें ये लॉ पता था, तो हमें ये पता है कि 2 वॉल्यूम में ये भी कितना कंटेन करेगा 500। तो 1 में कितना कंटेन करेगा 500/2। तो 5 में कितना कंटेन करेगा 250 × 5। तो इस तरीके से आपका एवोगैड्रोस लॉ भी हो जाता है। यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अगर आपने लास्ट तक देखा है। अगले वीडियो में हम आपको कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जहां पे हम न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।